नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो हम लोग कर रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, मैंने सोचा था आप पहले दिन क्वेश्चन देखें, उसके बाद मैं आपको जो थ्योरी पार्ट है वो भी बताता रहूँगा, वो भी आप लोग करते रहेंगे। तो अगर हम देखें तो हम शुरू कहाँ से करेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो हम शुरू करेंगे भारत पर अरब का आक्रमण। अब इतिहास थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो ये डिस्क्लेमर है आपके लिए, पर चूंकि हमें पढ़ना भी है और जो काम की चीज़ें होती हैं वो कई बार बोरिंग लगती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, कई बार लोग प्लस बैचेस में सिर्फ कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ है, मुख्यतः दो तरह के मुस्लिम्स आए हैं। कौन कौन? एक तो आपके आए हैं अरब मुस्लिम, और एक जो हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं तुर्की मुस्लिम। तुर्की मुस्लिम। भारत में अरबों का आक्रमण पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, मुस्लिम आक्रमण दो तरह के हुए हैं। एक तो अरब मुस्लिम आक्रमण, दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। अरब मुस्लिम आक्रमण में जैसे हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की मुस्लिम जैसे कि महमूद गजनवी हो गया, आपका गोरी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत पूरा हो गया। तो ये सब कैसे थे? तुर्की मुस्लिम थे। तो हम चालू करेंगे पहले अपने अरब मुस्लिम से, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम। अब देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम 1712 एडी में भारत आएगा। 1712 ईस्वी में ये भारत आता है, और ये सबसे पहले जो आक्रमण करता है तो ये सिंध के एरिया में करता है। इसका आक्रमण होता है सिंध के राजा दाहिर के साथ, युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है? तो सिंध के राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं रेवार का युद्ध। रेवार का युद्ध। तो रेवार का युद्ध होता है, रेवार का युद्ध। इसके जो आने के उद्देश्य थे भारत, वो प्रमुख दो उद्देश्य थे। एक तो धन दौलत लूटना था ही, दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। और जो मेन रीजन था उस समय का, जो इमीडिएट रीजन की मतलब ऐसा क्या है कि उसी टाइम पे किया, हमला तो करना चाहते थे राजा, और जो टाइमिंग है वो यही क्यों है, उसका तात्कालिक कारण ये था कि इराक के शासक अल हजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इसके एरिया में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, और उस समय लुटेरों को राजा महाराजा शासक वो दे देते थे अपने वहां पे, मतलब उनसे टैक्स लेके उनको अपने वहां मतलब रहने देते थे। तो इससे जो है ये नाराज हुआ और इसने आक्रमण कर दिया 1713 एडी में। इसके बाद 1713 में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान को उस समय स्वर्ण नगरी भी बोला जाता था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली अहमद की एक पुस्तक है, अली अहमद की बुक है, बुक का नाम क्या है? चचनामा। चचनामा से हमें ये जानकारी मिलती है। कभी देखो आपसे क्वेश्चन आता है चचनामा में कहाँ से कौन सा इतिहास मिलता है, तो चचनामा में जो है आपको
जो मुगल आक्रमण हुए हैं उनका इतिहास मिलता है। और ये कब की बुक है? 5वीं सदी की, 5वीं शताब्दी की। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम सीधा देखेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था ये गजनवी? आइए समझते हैं। तो ये था अलप्तगीन का पुत्र। अलप्तगीन का पुत्र था। अलप्तगीन का पुत्र, ये अलप्तगीन का पुत्र था पहली बात। और अलप्तगीन कौन था? वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक, ये अलप्तगीन था। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि भारत आया। भारत आने के बाद ये जो है मतलब इसका हमला हुआ और इसने कुछ उपाधियां ली थी। मैंने बताया था, इनको बहुत ध्यान से देखना। तो उपाधियां, उपाधियां एक बार देख लेते हैं पहले। बताया था यामीन उद दौला। यामीन उद दौला, यामीन उद दौला क्या मतलब है इसका? ये भी बताया था। यामीन उल मिल्लाह, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास देखेंगे, समझ में आएगा। और इसने गाजी की भी उपाधि ली थी। और एक उपाधि ली थी बुत शिकन। बुत शिकन मतलब क्या था? मैंने बताया था मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। अच्छा, जो गजनी गजनवी के आक्रमण हुए हैं, तो हेनरी एलियट के हिसाब से कितने आक्रमण हुए हैं? 17 आक्रमण। कितने? 17 आक्रमण हुए हैं। इसका भी क्या था? धन प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार, और मध्य मध्य एशिया में ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो इसके बाद और काफी सारी चीजें आएंगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय के प्रमुख प्रमुख साहित्यकार। महमूद गजनवी के समय के प्रमुख साहित्यकार, इनको देखेंगे। एक तो मैंने बताया था अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किस भाषा में है? अरबी में। उसके अलावा फिरदौसी, इनकी रचनाएं आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिरदौसी, शाहनामा। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी ने लिखा। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। पूर्व का होमर, पूर्व का होमर। और फिरदौसी ने एक बात कही थी, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। अब आपसे आ सकता है एग्जाम में, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा? फिरदौसी ने कहा। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये 1173 एडी में गजनी का शासक बनता है।
खैबर और गोमल दर्रे का उपयोग करके भारत पर आक्रमण करता है। इसका उद्देश्य भी धन की प्राप्ति और साम्राज्यवाद था। मुल्तान पर आक्रमण करता है, करामातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा कर लेता है। इसी के साथ बताया था चालुक्य राजा भीम द्वितीय का युद्ध होता है, अगर आपको याद होगा। और गोरी के टाइम के आपको 3 युद्ध याद रखने हैं। कौन कौन से? 1191, 1192 और 1194। ये आपको डेट याद रखनी है। मैं बहुत कम डेट्स आपको याद करने के लिए कहता हूँ, पर ये आपको याद रखनी है। 1191 में एक युद्ध हुआ था जो बहुत फेमस है इस नाम से, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में होता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। और आपकी 1194 में होती है चंदावर का युद्ध। तराइन का जो युद्ध है वो आपका पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच में होता है? गौरी के बीच में। पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में। पृथ्वीराज तृतीय इस युद्ध को जीत जाते हैं। पृथ्वीराज गौरी विजेता। दूसरा युद्ध होता है, उसमें भी गौरी और चौहान के बीच में होता है, पृथ्वीराज के बीच में होता है, पृथ्वीराज तृतीय। इस बार जीत गौरी की होती है। चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में 1194 AD में। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें भी जीत गौरी की होती है। अच्छा, एक नाम आया है पृथ्वीराज चौहान, तो इनको भी देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनका मूल नाम है पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली के संस्थापक हैं अनंगपाल तोमर, जो इनके नाना हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था कि दिल्ली की संस्थापक कौन है, तो तोमर आया था। पृथ्वीराज चौहान ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। इन्होंने चंदेल शासक जो है परमाद देव को पराजित किया है। उन्हीं के सेनापति थे जो अल्लाह एवं उदल, इनकी कहानियां सुनी होगी आपने। इनके कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की मूवी भी देखी होगी, तो उसमें चंद्र का जिक्र होता है, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई का जिक्र होता है। चंद्र बरदाई ने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, एबक कालिंजर अभियान, चंदेल शासक को हराया, ठीक है। और इनके लिए जो इनके 2 युद्ध हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने गौरी को हराया था, पर उसको माफ कर दिया था। पर द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को, चौहान को जो है मतलब पराजित किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चलो इनको भी देख ही लेते हैं, देख लेते हैं। मोहम्मद बिन
बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसको सबसे ज्यादा अगर हम याद रखेंगे, किसके लिए याद रखेंगे? नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस किया, तहस नहस किया। तो इसने क्या किया था? नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस किया, वहां की किताबें जला दी। बख्तियार खिलजी, इसका मानना था कि किसी भी देश को नष्ट करना है, किसी भी संस्कृति को नष्ट करना है, तो सबसे पहले वहां के पुस्तकालय को जला दो। जब वहां का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वहां की संस्कृति आगे कहाँ कैसे उसको मतलब अगली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगी। और इन सब के बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत। इन सब के बाद आता है आपका दिल्ली सल्तनत। तो कल मैं कराऊंगा दिल्ली सल्तनत। 5 वंश जो है आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये मैं आपको कल कराऊंगा। आज आप लोग केवल ये देखिए, जो इतनी चीज़ें बताई हैं इसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण में देखेंगे, मुस्लिम आक्रमण 2 तरह से हुए, एक तो अरब आक्रमण, दूसरा तुर्की मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और महमूद गजनवी, गोरी दिल्ली सल्तनत, सब टर्किश मुस्लिम थे। 1712 AD में मोहम्मद बिन कासिम आया, ये जो अरब मुस्लिम था। सिंध के राजा दाहिर के साथ रेवार का युद्ध हुआ, उसमें सिंध के राजा दाहिर की जो है हार हुई। 1713 AD में मुल्तान पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी अली अहमद की बुक चचनामा से मिलती है। महमूद गजनवी, ये जो अलपगीन का पुत्र, गजनी साम्राज्य का संस्थापक, इसको उपाधियां मिली हैं यामीन उद दौला, यामीन उल मिला, गाजी और बुशिकन, मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। अल बरूनी, इनके टाइम के जो साहित्यकार थे, अल बरूनी, तहकीक हिंद, अरबी में उन्होंने बुक लिखी है। फिरदौसी, जिन्होंने लिखा है शाहनामा, पूर्व का होमर। फिरदौसी ने ही कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। इसके बाद बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। गोरी ने 1773 AD में गजनी का शासक बनेगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा, पृथ्वीराज तृतीय विजेता होंगे, गोरी की हार होगी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, इस बार गोरी जीतेगा, पृथ्वीराज तृतीय की हार होगी। 1194 में चंदावर का युद्ध होगा, इसमें गौरी फिर जीतेगा जयचंद को हरा के। पृथ्वीराज चौहान, इनके एक कवि थे, बहुत फेमस थे, चंद्रबरदाई। उनकी जो बुक है पृथ्वीराज रासो, उसको याद रखेंगे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो इनके लिए बहुत हम पॉजिटिव यादें नहीं रखेंगे, बहुत निगेटिविटी है कि आप कहीं के साहित्य को नष्ट कर रहे हैं। तो नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस किया, इस बात से हम बख्तियार खिलजी को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम आज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे ही आपको 1-2 क्लासेस में पूरी थ्योरी बता दूंगा, एक साथ बताऊंगा तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। मैं चाहूँ तो एक दिन में आपको सारा बता सकता हूँ, मुझे 1 घंटा 2 घंटा क्लास 3 घंटा क्लास में कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग उतना एक साथ याद नहीं रख पाएंगे, उतना कोप अप नहीं कर पाएंगे एक साथ, तो इसलिए नहीं बताता। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? महमूद गजनवी, माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से है? कौन सा शासक है? हुमायूं? नहीं, हुमायूं किससे था? तो ये मुगल, अकबर मुगल, शाहजहां मुगल, ये सब थे मुगल कालीन। और इल्तुतमिश कौन था? ये गुलाम राजवंश से था। इल्तुतमिश के पिता का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना था ना। और गुलाम वंश को और क्या क्या कहा जाता है? इसी गुलाम वंश को मामलूक वंश, मामलूक वंश, मामलूक वंश, और क्या कहते हैं? इलबरी वंश, इलबरी वंश। कभी इस नाम से आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।
कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने कल आपको बताया था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता आए थे। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपको जितने भी यात्री आए हैं वो एक दिन करा दूं, एक दिन सारे युद्ध करा दूं, जितने भी युद्ध हुए एक क्लास में आपको बता दूं, सारे यात्री, युद्ध, और क्या किया जा सकता है, और हाँ वंशों का क्रम, वंशों का क्रम, ये एक क्लास में करा दूं ताकि ये जो इधर उधर है ये सब ना रहे। चलो ठीक है, देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अभी आज हम लोगों ने देखा कितनी बार किया, 17 बार किया, 17 बार किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? देखो, हम आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इतिहासकार थे हेनरी एलियट, हेनरी एलियट। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा कहा? इल्तुतमिश ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा, मुबारक शाह खिलजी ने कहा? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा कहा। ये जब पढ़ाऊंगा, वंश पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन मिक्स हैं तो इनको देख लेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की? मतलब मार्केट में फिक्स प्राइस। पहले क्या होता था, मार्केट में आपको जो बेचना है आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो, उसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने कहा नहीं। खिलजी जो है अपने सैनिकों को जो पगार देता था तो देखता था कि बाजार में लोग मनचाहे भावों में बेच रहे हैं, तो उनके सेना के लोग, क्योंकि उसने सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी थी ना, देखा कि बाजार के लोग, अब चूंकि उनकी जो जरूरत का सामान है वो तो बाजार से खरीद ही नहीं पा रहे थे, तो उसके पास दो तरीके थे, लोगों की सैलरी बढ़ा दिया, तो बस सैलरी बढ़ाना विकल्प से ज़्यादा उसने मार्केट को कंट्रोल करना विकल्प देखा। कोई भी अगर चीज़ इतिहास में हो रही है तो उसके पीछे कुछ पूरी एक कहानी काम कर रही है। तो उसने देखा कि अगर हम सामानों का मूल्य जो है मतलब कंट्रोल कर लें तो हमको हमारे पैसे भी बचेंगे, हमको ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा है हमारे राज्य में सभी को सारा सामान सही से मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए सबसे बड़ी सेना थी इसके पास, स्थायी सेना। सबसे पहले राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो राज्य संबंधित मामलों में उलेमा के दखल का, उलेमा लोग होते थे वो पहले सुल्तान को सलाह देते थे, तो कहा कि राज्य संबंधित मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, धर्म के मामले में आप करिए पर राज्य संबंधी मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सबसे पहले किस बार में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सबसे पहली बार। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है?
क्या भारतीय गणित की गई है? तो हाँ, भारतीय गणित की गई है। भारतीय इतिहास भूगोल की, इसकी भी बात है। खगोल विज्ञान, दर्शन, तो भारत पे आप कोई किताब लिखें और उसमें दर्शन ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। आपका ऑप्शन होगा डी सही, इनमें से सभी, इन सब के बारे में बात की गई है। डी होगा आपका राइट आंसर। अल बरूनी का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अबू गुरशाब। तो इनका अल बरूनी का पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद। ये होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? मतलब ऐसी कौन सी किताब है जो 11वीं सदी के भारत को रिफ्लेक्ट कर रही है? तो ये है अल बरूनी की बुक, जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर पेपर में ये टफ क्वेश्चन आता है। क्योंकि सब आपसे कौन रटे रटाए वही पूछते हैं, पानीपत कब हुआ, और आपसे क्या पूछते हैं, आपसे पूछ लिया घग्गर का युद्ध कब हुआ, आपसे पूछ लिया। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो, क्योंकि जनरली ये सब कोई नहीं पढ़ाता। पर आप लीड तो तभी लेंगे ना, आप लीड तभी लेंगे जब आप अच्छे क्वेश्चंस करके जाएंगे। भाई जो आसान है वो तो सभी कर लेंगे। आसान मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 तो सारे नंबर ले आएंगे। अब जो 20 मॉडरेट और 10, मतलब 20 मॉडरेट और जो 15 मान लीजिए हार्ड आते हैं, तो यहाँ पे ही तो लीड है। ये तो आपको मेहनत करनी है, ये मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के यहाँ भी नंबर नहीं आएगा। पर ये हैं, इन क्वेश्चन से ही आप लीड ले सकते हो, रैंक यहीं पे बनती है। पर सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि आसान तो कम से कम आना चाहिए। आसान नहीं आएगा तो आप पहुँचेंगे नहीं वहाँ तक। तो आपका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी व आनंद पाल, व हिंद का युद्ध, व हिंद का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो मैंने अभी बताया था आपको, जब मैं स्टोरी टाइप की कुछ सुना रहा था तो बताया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली ये क्यों आई, ये मैंने आपसे बात कर रहा था। तो उसी में बातों बातों में हुआ था कि इसके इसलिए आई क्योंकि इसके पास स्थायी सेना बहुत बड़ी थी, और स्थायी सेना को ये वेतन देता था, वो वेतन उसको बढ़ाना पड़ता क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसने कहा बाजार को कंट्रोल करो, सेना का वेतन बढ़ाना इज़ नॉट अ बेटर सोल्यूशन। बेटर सोल्यूशन क्या है कि आप बाजार को नियंत्रित करो। यही हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया आपका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में असत्य है? उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? असत्य है, असत्य को मार्क करेंगे। तो उसने 40 दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही बात। अब देखो आपको एक बात पता चली। दूसरी बात है, आपसे बोल रहा कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई, ये बात सही है, असत्य नहीं है, सत्य है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है, सारी बातें ठीक हैं। इसको इरेज कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये सारी बातें ठीक हैं। तो इन सारे स्टेटमेंट को अब आपके तैयार हो गए, इनको दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये भी बातें, 40 दल की स्थापना की,
हालांकि मैं कल बताऊंगा पॉइंट्स में आपको जो भी जिसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो शुरुआत में बताया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बख्तियार खिलजी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैंने बता दिया बख्तियार खिलजी में आप केवल इतना याद रख लीजिए कि नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस कर रहा है, बस इनफ है आपके लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? अब देखिए मैंने बोल रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे याद रखेंगे। तो मैंने कल आपको एक तरकीब बताई थी, इसमें क्या बताई थी? गुड़ हा तसले में, गुड़ से गुलाम, गुड़ से गुलाम, खा से खिलजी, ता से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी। आप कहेंगे सर मैं, अब मैं क्यों रखा है? तो भाई मैं हमने रखा है रेफरेंस के लिए, मैं हमने रखा है रेफरेंस के लिए, ठीक है। गुड़ खा तसले में सबसे पहले गुलाम, दूसरे नंबर पर खिलजी, तीसरे नंबर पर तुगलक, चौथे नंबर पर सैयद, पांचवें पर लोधी, ठीक। तो पहले में गुलाम, पहली बात एक हो गया। दूसरे पर खिलजी तो दो, सही दिया। तीसरे पे तुगलक, तो तुगलक का नंबर क्या है? 5। चौथे पे सैयद, सैयद का नंबर क्या है? 4। लोधी, लोधी का नंबर क्या है? 3। 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, बी हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया? जो नंबर दिया था उसी के हिसाब से बताना है, जो क्रम दिया था उसी क्रम के हिसाब से बताना है। अगला है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? आंसर करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो मैं अगर गुलाम वंश को ही पूरा एलिमिनेट करूं, मतलब एलिबरेट करूं, देखना देखना, सबसे पहले आएंगे कुतुबुद्दीन। अब आपको सारे आप आंसर कर लेते लेकिन आराम शाह में फंस जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आएंगे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन के बाद आते हैं आराम शाह। पर सर आप तो कह रहे थे इल्तुतमिश आते, इल्तुतमिश बाद में बनते हैं शासक, फिर आते हैं इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आते हैं फिरोज शाह, इसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद आते हैं बहराम शाह, बहराम शाह के बाद आते हैं मशहूद शाह। आप कहेंगे सर इतना कैसे याद रखेंगे? हमको आप इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, मैं लिखवाए दे रहा हूँ, बताए दे रहा हूँ आपको, और इतना याद नहीं रखना है। नसरुद्दीन महमूद, सॉरी मोहम्मद नहीं। फिर गयासुद्दीन बलबन, और बलबन, बलबन के बाद कैकूबाद, और कैकू के बाद कैमुअर्स, कैमुअर्स, ठीक। कैकू के बाद कैमुअर्स। तो देख लीजिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन, एक नंबर कुतुबुद्दीन हो गया। फिर इल्तुतमिश नहीं, फिर आराम शाह, 4 नंबर हो गया। फिर इल्तुतमिश, हाँ फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर रजिया सुल्तान। 1 4 2 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा 1 4 2 3। पर आपको याद यही रखना है, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रोशा याद रख सकते हैं, रजिया सुल्तान, बलबन, कैकूबाद, कैमुअर्स, इतने याद रख सकते हैं बस। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।
और कमेंट बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमें यही लगेगा कि हमारी क्लास या तो आपको समझ में आ रही है या तो फिर अच्छी नहीं लग रही है। एक बार अगर कुछ भी है तो लिखिए, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है, मॉर्निंग में क्लास होती है आपकी 9:30 बजे सुबह, काहे की, साइंस की। वहाँ पर फिजिक्स हो गया आपका, बायो हो गया है, और केमिस्ट्री चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाके वो क्लास भी देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।